नेक्स्ट में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक ले रहे हैं आइसोटॉपिक इफेक्ट या समस्थानिक प्रभाव। आइसोटॉपिक इफेक्ट या समस्थानिक प्रभाव का क्या मीनिंग है? समस्थानिक प्रभाव का मीनिंग है कि यदि हम किसी भी ध्रुवीय द्विपरमाणविक अणु में हम इसी के समस्थानिक किसी अणु में परमाणु के दूसरे समस्थानिक को लेकर के यदि घूर्णन स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करें तो घूर्णन स्पेक्ट्रम में क्या परिवर्तन होगा, उसमें क्या बदलाव आएगा, स्पेक्ट्रम किस तरीके से परिवर्तित रूप में प्राप्त होगा, उस प्रक्रिया को हम यहाँ पर समस्थानिक प्रभाव कहते हैं। हम यहाँ पर तुलना करेंगे 12CCO और 13CO, जिसमें ऑक्सीजन नॉर्मल ली गई है जबकि कार्बन एक में C12 है, एक में C13 है। तो जैसे ही मैं एक निश्चित ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु का समस्थानिक लेकर के या आइसोटोप लेकर के दूसरा द्विध्रुवीय या ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु लेता हूं तो स्पेक्ट्रम के अंदर क्या परिवर्तन होगा। सबसे पहली बात, यदि परमाणु द्रव्यमान कार्बन का यहाँ पर 12 है और दूसरे के अंदर परमाणु का द्रव्यमान कितना है 13, ऐसी स्थिति में M2 की बात करता हूँ, इन दोनों के लिए M डैश कर देते हैं, इसको 1 2 ही रहने देते हैं। M1 डैश के लिए M2 का मान ऑक्सीजन के लिए 16, यहाँ पर M2 डैश का मान कितना है 16। तो M1 और M1 डैश भिन्न भिन्न है लेकिन M2 और M2 डैश का मान समान है। इन दोनों अणुओं के लिए यदि M1 में M2 में से यदि एक भी M का मान परिवर्तित हो जाता है तो चूंकि हम पढ़ चुके हैं म्यू बराबर या समानित द्रव्यमान का सूत्र आता है M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2 इसके बराबर है। और जैसे ही हम M का मान बदल देते हैं वैसे ही म्यू का मान बदलेगा और म्यू यहाँ पर क्या कहलाता है, समानित द्रव्यमान या रिड्यूस्ड मास कहलाता है। रिड्यूस्ड मास जैसे ही बदलेगा, रिड्यूस्ड मास किस पर निर्भर करता है, I पर। तो ऐसी स्थिति में I का मान भी बदलेगा और I यहाँ पर क्या है, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण है और इसमें जड़त्व आघूर्ण का मान परिवर्तित होगा। और अगर जड़त्व आघूर्ण का मान परिवर्तित होता है तो जड़त्व आघूर्ण I बराबर होता है 2.8 इंटू 10⁻⁻44 डिवाइडेड बाई B और ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर I बढ़ता है तो किसका मान घटेगा, B का मान घट करके कम हो जाएगा। और यदि B घटता है इसका मतलब घूर्णन स्पेक्ट्रम के अंदर जो स्पेक्ट्रम रेखाएं बनती है वो स्पेक्ट्रम रेखाएं भिन्न दूरी पर बनेगी, सामान्य अणु और इसके दूसरे जो अणु हैं इसकी तुलना के अंदर भिन्न लाइनें बनेगी और भिन्न स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। और यह स्पेक्ट्रम चूंकि B का मान यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, I बढ़ रहा है, B घट रहा है, तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम रेखाएं हैं या स्पेक्ट्रम के अंदर जो घूर्णन स्तर दिए गए हैं, इन घूर्णन स्तरों के मध्य का अंतराल B कम होगा तो अंतराल भी घटेगा, क्योंकि स्पेक्ट्रम रेखाओं के मध्य का अंतराल निश्चित होता है। वह अंतराल B का मान घटने के कारण क्या हो जाएगा, कम होगा। और अगर कम होता है तो हम इन दोनों स्पेक्ट्रमों की तुलना करके प्रदर्शित कर सकते हैं कि इनके घूर्णन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या परिवर्तन आता है, और वह मैं तुलनात्मक रूप में यहाँ दर्शाता हूँ। अगर मैं तुलनात्मक रूप में लेफ्ट साइड में लेता हूँ 12CO का और राइट साइड में लेता हूँ 13CO के घूर्णन स्तर, और घूर्णन स्तर के अंदर अगर आप देखें तो प्रारंभिक घूर्णन स्तर दोनों के एक ही स्तर पर होंगे, कोई परिवर्तन नहीं है। ऊपर बढ़ने पर J का मान 1, फिर J का मान 2, J का मान 3, J का मान 4, अंतराल लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले में है J इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 स्तर मैंने बनाए। इन 4 स्तरों में यहाँ पर भी यदि प्रदर्शित किया जाए तो J इक्वल टू 0 तो उस जगह पर रहेगा, लेकिन सेकंड नंबर पे J इक्वल टू 1 जो दिया गया है, J इक्वल टू 2 जो दिया गया है, J इक्वल टू 3 जो दिया गया है, J इक्वल टू 4 जो दिया गया, इनके मान निरंतर कम होते चले जाते हैं।
ये ऊपर है, ये थोड़ा नीचे होगा, ये ऊपर है, ये थोड़ा नीचे होगा, ये लगभग समान दूरी पर लेकिन तुलनात्मक रूप में थोड़ा नीचे होगा, जबकि J0 के स्तर दोनों में क्या होंगे, बराबर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच में जो मान आ रहा है तो वो लगातार क्या होता है, मैं इसको तरंग संख्या के रूप में लिखूं, तरंग संख्या जिसको हमने डेल्टा EJ बार के रूप में प्रदर्शित किया था, उसके रूप में लिखा जाए तो J बराबर 0 के लिए मान कितना होगा, 0, इसके लिए हो जाएगा 2B, इसके लिए हो जाएगा 6B, इसके लिए हो जाएगा 12B, इसके लिए हो जाएगा 20P। यहाँ पर भी अगर मैं प्रदर्शित करता हूँ तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2B, ये 6B, ये 12B और ये हो जाएगा 20B। लेकिन इन दोनों B में यहाँ पर जो B है ये पहले वाले से भिन्न है, इसलिए यहाँ पर इसको डैश करके प्रदर्शित करते हैं। और इन दोनों में B और B डैश की यदि तुलना की जाए तो B का मान B डैश की तुलना में अधिक होता है, और चूंकि B डैश कम है तो ये स्पेक्ट्रम रेखाओं के मध्य का अंतराल क्या होगा, घटेगा। और अगर अंतराल घटता है तो इसके अंदर स्पेक्ट्रम लाइनें जो बनेगी वो नज़दीक बनेगी, तो यहाँ पर संक्रमण की स्पेक्ट्रम रेखा और यहाँ पर संक्रमण की जो स्पेक्ट्रम रेखा होगी उन दोनों में अंतर होगा। तो मैं यहाँ पर पहले इधर लेफ्ट साइड वाले स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करूँ तो स्पेक्ट्रम रेखाओं के रूप में यदि प्रदर्शित किया जाए तो इस रूप में लेते हैं, पहली स्पेक्ट्रम लाइन, दूसरी स्पेक्ट्रम लाइन, तीसरी स्पेक्ट्रम लाइन, चौथी स्पेक्ट्रम लाइन, ऐसे पांचवी छठी बढ़ती जाएगी। ठीक है, मैं 3 4 ले रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये लाइन कौन सी है, 0 की, ये लाइन कौन सी है, 2B की, ये लाइन कौन सी है, 6B की। संक्रमण के रूप में प्रदर्शित की जाए तो इनके अंतराल के रूप में हम लें तो ये हो जाएगा 2B। तो मैं पहले यहाँ से संक्रमण के रूप में ले लेता हूँ। ये पहली लाइन बनेगी पहले संक्रमण से, पहले संक्रमण में 2B, दूसरे संक्रमण के लिए 4B, फिर 6B, फिर 8B, इस तरीके से ये बढ़ती जाएगी। लेकिन यदि मैं साथ में इसकी भी तुलना करता हूँ तो चूंकि B डैश का मान कम हो रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर इसकी जो स्पेक्ट्रम रेखाएं बनेगी वो भिन्न जगह पर बनती है। तो 2B है, इनमें अगर परिवर्तन किया जाए तो ये 2B और 2B डैश दोनों लगभग समान या एक ही जगह पर होगी, और इसको मैं यहाँ पर 2B डैश लिख रहा हूँ। लेकिन ऊपर फिर अंतराल यहाँ पर घट रहा है तो दूसरी जो लाइन होगी वो इससे पहले बन जाएगी, और यहाँ पर हम इसको कहते हैं 4B डैश की लाइन। तीसरी लाइन और नज़दीक बनेगी, अंतराल क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, तो ये बन जाएगी आपके 6B डैश की लाइन। फिर 8B डैश की लाइन अगर प्रदर्शित करें तो ये और नज़दीक आ जाएगी। इस तरीके से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे समस्थानिक प्रभाव के कारण या एक द्विध्रुवीय या ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के अंदर जो परमाणु लिया है उसके समस्थानिक को अगर ले लिया जाए तो स्पेक्ट्रम के अंदर इस तरह का परिवर्तन आएगा, अर्थात स्पेक्ट्रम रेखाओं के मध्य का अंतराल क्या होता है, घटता है। और ये जब अंतराल घटता है B डैश परिवर्तित होगा, और अगर B डैश परिवर्तित होता है अर्थात R के मान में परिवर्तन होगा। R क्या है, यहाँ पर 2 परमाणुओं के मध्य की दूरी जिसको बंध लंबाई कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम समस्थानिक प्रभाव की सहायता से स्पष्ट बंध लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि B डैश का मान परिवर्तित होता है तो बंध लंबाई भी परिवर्तित होगी, और इसको हम R के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और R का संबंध हम पहले ले चुके हैं, उसमें मान रख करके R को ज्ञात किया जाता है या त्रिज्या को या बंध लंबाई को ज्ञात करते हैं। तो इस तरीके से समस्थानिक प्रभाव के द्वारा एक स्पष्ट घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, और इस स्पष्ट घूर्णन के अंदर B डैश का मान इन दोनों के अंतराल के द्वारा हम ज्ञात कर लेते हैं। और अगर B डैश का मान ज्ञात हो जाता है तो उस B डैश का उपयोग करते हुए हम बंध लंबाई को एग्जैक्ट तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर बंध लंबाई हम स्पष्ट तरीके से या यथार्थ तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से समस्थानिक प्रभाव के उपयोग द्वारा
प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम में बी डैश का निर्धारण करके परमाणु अणु की बंद लंबाई को ज्ञात किया जाता है और यही इसका एप्लीकेशन है और इसी को हम यहाँ पर चैप्टर के रूप में कंप्लीट करते हैं और घूर्णन स्पेक्ट्रम आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।